जय हिंद दोस्तों। आज हम 24 दिसंबर 2024 विजनर्स न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। और न्यूज कवर करने से पहले मैंने जो आपको 23 दिसंबर को क्वेश्चन दिए थे उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे के सारे पीवाईक्यू थे। हालांकि बहुत पुराना पीवाईक्यू है, फिर भी आंसर क्या था कि भाई कौन सी कंट्री जीसीसी का पार्ट नहीं है। सो आंसर इज ईरान। कौन सी 6 कंट्रीज तो पार्ट है। देखो, जीसीसी के अंदर 6 कंट्री, हमारी बात हो गई थी। कौन सी 6 कंट्री थी? तो सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन। देखो, याद रखना तो इजी है। सऊदी अरेबिया और यूएई तो आपको साथ में याद रह ही जाता है। ओमान और कतर को याद रख लेना है, और कुवैत को बहरीन के साथ याद रख लो, क्योंकि दोनों बाजू बाजू में पड़ती है। और दूसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या है? तो 3241 की फॉरेस्ट कवर किस में ज्यादा है एज पर परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज वाइज हमें बताना था। हालांकि ये देखो पुराना क्वेश्चन है, तो इसका जो डेटा है वो भी पुराना है, इसलिए अभी आपके लिए ये याद रखना बनता है नहीं। कायदे से मुझे क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए था। अभी के लिए हमारा कौन सा है टॉप 3 परसेंटेज वाइज? तो कल ही हमने देखा हुआ है, लक्षद्वीप है सबसे ज्यादा, 91% के आसपास है। फिर भाई मिजोरम है, और उसके नीचे है हमारा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स बेस हो गए। अभी मेंस बेस जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। क्या बोला था कि लाइव स्टॉक सेक्टर जो है उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है इन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, स्पेशली फॉर रूरल एरियाज। और उसके लिए हमें सूटेबल मेजर्स बताने हैं कि कैसे हम इसको और बढ़ा सकते हैं। दैट्स इट, इजी क्वेश्चन था और 10 मार्कर क्वेश्चन था। और अभी ना मैंने इसमें मेरा आंसर नहीं डाला है, बल्कि जो आकांक्षा ने भेजा था उसको डाला हुआ है, ग्रुप में हमने भेजा था। और ये अच्छा लिखा हुआ है, इसी को इसलिए मैंने इसको डाल दिया है, ताकि आपको भी थोड़ा पता चले कि हाँ भाई, और इधर जो गलती होगी वो भी मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। और इंट्रोडक्शन में क्या बोला है कि भाई इंडिया के पास लाइव स्टॉक की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड, जो कि कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 4.5% ऑफ ओवरऑल जीएवे। ओके, एक्सेलेंट इंट्रोडक्शन है। और यही हमने डिस्कस भी किया था कल। तो कल के जो करंट अफेयर में था उसी को यूज किया और उससे इंट्रोडक्शन बनाया। तो इसको बोलते हैं एक्सीलेंट वे ऑफ यूजिंग अवर डेटा वॉट एवर वी हैव स्टडीड। दूसरा आप क्या बना सकते थे, मतलब समझ लीजिए, ये आपको डेटा याद नहीं है तो कौन सा आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो? लाइव स्टॉक की डेफिनेशन बता दीजिए कि लाइव स्टॉक क्या होता है। तो भाई गाय, भैंस, बकरी, हनी बीज, फिर आपके पास जो चिकन्स है, इन सब को हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो आपने उसकी डेफिनेशन बता दी। ठीक है, ये तो मैंने बहुत ही वेग बताई है, बट आप डेफिनेटली अच्छे से उसे लिखोगे। फिर समझ लीजिए आपको ये भी नहीं पता हो, ना लाइव स्टॉक की डेफिनेशन पता है, ना ही कोई डेटा पता है, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो? जो क्वेश्चन में पूछा है ना उसी को लिख दीजिए। मतलब कि लिख दीजिए लाइव स्टॉक इज इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम प्रोवाइडर इन रूरल एरियाज एज डिस्कस बिलो। एकदम इजी, मतलब ये इंट्रोडक्शन एकदम वही हो जाएगा जो क्वेश्चन में लिखा था। पर हमें कोई आता नहीं है तो क्या करना है, इसको यूज करना है। इससे आपका इंट्रोडक्शन गलत नहीं होगा, भले ही इतना अच्छा ना हो बट गलत नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम में हमें वही ध्यान देना होता है कि कुछ हम गलत ना लिख ले, भले ही जल्दी जल्दी में हम कुछ ओके ओके लिख दें। ओके, फिर पोटेंशियल लाइव स्टॉक के सेक्टर। अभी देखो, हमें पूछा क्या गया था, लाइव स्टॉक को किसके रेफरेंस में बताना है? तो एम्प्लॉयमेंट के एंड इनकम के रेफरेंस में। तो हमारा मेन फोकस वही रहना चाहिए। अभी देखते हैं यहाँ पे वो एड्रेस हुआ है कि नहीं। सबसे पहला है रूरल लिवलीहुड। ओके, एड्रेस है कि भाई लाइव स्टॉक को जो भी इसके इनकम प्रोवाइड होगी हमें एक्स्ट्रा, हमें ये यहाँ पे लिखना चाहिए कि कैसे होगी। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, बाय सेलिंग इट्स बाय प्रोडक्ट। जैसे कि भाई मिल्क हमने सेल कर दिया, या फिर हनी सेल कर दिया, तो ये एक्स्ट्रा इनकम होगी। एग्जाम्पल जब भी आप दे दोगे ना, तब आपको आंसर को क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी। ये देना बहुत जरूरी है। फिर भी ये कंट्रीब्यूट करता है जीवीए के अंदर, ये ठीक है, पर इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। ये पोटेंशियल नहीं दिखा रहा है कि इनकम या एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो सकता है। इसको आप अपने एग्जाम्पल में बैकिंग की तरह यूज कर सकते हो, बट डायरेक्टली ये कोई पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि हमें पूछा ही यही गया ना कि ये कैसे करता है वो बताना है। तो इसको आप बैकिंग की तरह यूज कर सकते हो कि 30% पे जीवी आ रहा है, बट एज अ डायरेक्ट पॉइंट नहीं। मतलब कि आप यहाँ लिख क्या सकते थे कि भाई प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट टू फार्मर विथ एम्प्लॉयमेंट और इनकम बाय एंगेजिंग इन लाइव स्टॉक्स अलाइड एक्टिविटीज। फिर आप नीचे एग्जाम्पल में लिखिए कि भाई 30% जीवी है। ठीक है, तो ये आपका तब वो पॉइंट बनेगा। डायरेक्टली आप लिख दोगे 30% जीवी, पॉइंट नहीं बनता है। ठीक है, डू रिमेम्बर इट कि कैसे आपको। अभी देखो, जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखा वो क्या था? बकवास।
बट वो बकवास जरूरी है। चलिए आगे। तीसरा है ग्रोइंग डिमांड फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स। यस, अच्छा पॉइंट है कि भाई लार्जेस्ट एक्सपोजर ऑफ एनिमल मीट ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये एनिमल मीट, ठीक है, एनिमल मीट। फिर भी दूसरा एग्जांपल डाल दे सकते हैं आप यहाँ पे, एनिमल मीट तो ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या जाएगा, अमूल चला जाएगा, कि हम बहुत बड़ा कोऑपरेटिव बना सकते हैं सारे मिलकर, जैसे कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश कोऑपरेटिव काम कर रहा है अमूल। फिर हम अपना एक खुद का स्टार्टअप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट लिखता हूँ, रुकिए मेरे। एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं, ठीक है। फिर स्टार्टअप कर सकते हैं। कोऑपरेटिव में एग्जांपल कौन सा जाएगा, अमूल का जाएगा। स्टार्टअप में कौन सा जाएगा, गोवर्धन का जाएगा। गोवर्धन बहुत फेमस स्टार्टअप है। फिर आप जो उनके फॉडर्स होते हैं, सॉरी, जो काउडंग होती है, ठीक है, काउडंग या फिर लाइव स्टॉक की जो भी एक्सक्रीटा होती है, उसका आप यूज कर सकते हो एज अ बायोमास, ठीक है। और आप अगर यूज नहीं करते हो बायोमास, तो आप उसको फर्दर सेल भी कर सकते हो। ये कौन सी स्कीम के अंदर हमारा पार्ट है, तो हमारा पार्ट है गोवर्धन स्कीम के अंदर। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉइंट हो जाएगा। आप कोई भी चीज को सोच रहे हो तो थोड़ा मल्टी डायमेंशनल सोचो। फिर यहाँ पे लास्ट है फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशनल फूड इंटेक बन जाएगा पीपल के अंदर, अच्छी बात है। तो देखो, 4 पॉइंट लिखे हुए हैं और चारों के चारों अच्छे पॉइंट है, बुरे पॉइंट नहीं है। पर मेजर आपका अच्छा कब आंसर हो जाएगा, एकदम ही अच्छा, जब आप उसे बैकिंग प्रोवाइड करोगे। इस आंसर मतलब ये चारों के चारों पॉइंट में एक भी एग्जाम्पल नहीं है। अगर एग्जाम्पल नहीं है तो आपके आंसर को इतना मतलब पावरफुल आंसर आपका नहीं लगेगा। एग्जाम्पल कौन सा दे सकते हैं, एकदम इजी इजी, कि भाई सेल करना मिल्क और हनी को, कोऑपरेटिव बनाना अमूल की तरह, या फिर स्टार्टअप बना देना जैसे गोवर्धन की तरह। आपको देखो नहीं पता है ना तो मत लिखो, बट हाँ पता है तो लिख दीजिए। डेफिनेटली आप पूरे टाइम से आप कुछ तो एग्रीकल्चर की चीजें यूज करते होगे ना, उसकी कोई तो कंपनी होगी, उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, कुछ गलत नहीं है। फिर बायोमास आता है, वो भी आपका पता है, हम यूज करते हैं कायदे से। तो ये सब भी आप लिखिए, ठीक है। और बाकी ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे यही आंसर इंक्लूड किया हुआ है कि देख लीजिए आप, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और लिखा हुआ भी अच्छा है। जो एडिशन था वो मैंने आपको बताया हुआ है। फिर दूसरा फैसेट को इन्होंने एड्रेस किया है कि मेजर्स क्या हम ले सकते हैं इसको और प्रमोट करने के लिए। तो ये हमने कल बात की हुई है ऑलरेडी कि भाई इंक्रीज करना चाहिए हमें कल्टीवेबल एरिया फॉर फॉडर, बहुत अच्छी बात है। चलिए फर्स्ट पॉइंट। फिर मेक का हमें भाई सेपरेट डिपार्टमेंट बना चाहिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, अगेन एक्सेलेंट। या फिर डिपार्टमेंट के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि भाई सेपरेट कोई मिशन बना दे, जैसे हमारा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मिशन है। फिर फंड के एलोकेशन को हमें और बढ़ा देना चाहिए, अगेन अच्छा पॉइंट है। फिर हमें भाई इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए टू सेफगार्ड इंडिजीनियस पॉइंट, अगेन इट इज वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। और देखो इन्होंने ना दोनों को 4-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, मतलब होलिस्टिक आंसर है कि दो चीजें पूछी हुई थी, दोनों को आपने 4-4 पॉइंट दिए, अच्छा आंसर हो गया। और देखिए लिखा हुआ है, मैं तारीफ ही कर रहा हूँ, लिखा हुआ देखो, पहली चीज पूछी गई थी उसको बॉक्स में लिखा, दूसरी चीज पूछी हुई थी बॉक्स में लिखा। उससे जो एग्जामिनर उसको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो इनको पता चल गया है, ठीक है। और एट लास्ट इन्होंने ना यहाँ पे तो हर एक का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे काऊ की ब्रीड का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे गोकुल मिशन का एग्जाम्पल दिया, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, एट लास्ट कंक्लूजन में लिखा है लाइव स्टॉक हमारा की पिलर है फॉर सर्वाइवल ऑफ वुमन, फिर सॉरी ह्यूमन। फिर वन हेल्थ अप्रोच और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। ओके, एक्सीलेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा। आपको पता है ना लाइव स्टॉक सेक्टर हिंदुइज्म के अंदर कायदे से जो बहुत सारे लाइव स्टॉक है इनको पूजा जाता है। तो आप लिखिए ना, लाइव स्टॉक हैज हिस्टोरिक एंड रिलीजियस कनेक्शंस, या फिर इम्पोर्टेंस। और फिर आपको जो भी वर्ड लिखना है वो लिख दीजिए। सिर्फ ये आप दो वर्ड डाल दोगे ना, कि हिस्टोरिक और रिलीजियस या फिर एंशियंट रिलीजियस, ऐसा कुछ भी, उससे ना आपका एक कंक्लूजन को एक एज मिल जाती है कि हाँ भाई आपने पास्ट से एकदम लिंक कर दिया और फ्यूचर भी बता दिया कि कितना ये इंपॉर्टेंट था और अभी भी रह रहा है, ठीक है। बाकी ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि वन हेल्थ अप्रोच और डेली डेवलपमेंट प्रोग्राम इट इज एक्सीलेंट। हालांकि कंक्लूजन थोड़ा बड़ा है, क्योंकि 3 और 3 6 लाइन का कंक्लूजन थोड़ा सा बड़ा है। वी शुड अवॉइड, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन का रखे तो अच्छा रहता है। और समझ लीजिए आपको कंक्लूजन आता ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे, सिंपल, कि थस बाय दिस और दैट, जैसे जो हमने मेजर लिए ना, बट दिस और दैट मेजर वी कैन इम्प्रूव अवर लाइफ स्टॉक सेक्टर। ओके, ऐसे इजीली आप कवर कर लोगे। चलिए अभी हम आगे देखते हैं आप आज की हमारी न्यूज।
ओके, सबसे पहले ना न्यूज़ कवर करने से पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, देख लीजिए। फ्रांस न्यूज़ में था, तो फ्रांस को देख लीजिए मैप में, आपको पता ही है, ठीक है, यूरोप का ये पार्ट है, जो यूरोप का ऐसा ये मुँह जैसा आता है ना, यहाँ पे ये फ्रांस पड़ता है। उसके आजू-बाजू की कंट्रीज़ कौन-कौन सी है, तो वही स्पेन, इटली, स्विट्ज़रलैंड, लक्ज़मबर्ग, बेल्जियम और यहाँ पे ऊपर यूके भी पड़ती है। और ध्यान देना है, फ्रांस का ही टापू है मेडिटेरेनियन ओशन सी के अंदर, कॉर्सिका, ठीक है? और हाँ, मुझे ये बताइए, हमने मेडिटेरेनियन सी तो बहुत बार किया हुआ है, यहाँ पे ना एक सी पड़ता है, इसका नाम क्या है भई? मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, ठीक है? उसका कोड भी है हमारे पास, अबला TIC। यहाँ पे जो आ रहा है ना, उसका नाम क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको अगर पता हो तो। फिर वही फ्रांस की क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ना बहुत सारी माउंटेन रेंजेस पड़ती है। उसमें से एक तो वही 24 के क्वेश्चन में पूछा भी गया था। 24 का मतलब PYQ था, उधर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भई कौन-कौन सी माउंटेन रेंज है? तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाती है, स्पेन को और फ्रांस को अलग कौन-सी करती है? तो पाइरेनीज़ माउंटेन रेंज। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, 1 सेकंड। ओके, तो ये पाइरेनीज़ माउंटेन रेंज है, ठीक है? फिर हम राइट बाजू जाते हैं तो यहाँ पे हमें एल्प्स देखने को मिलते हैं। एल्प्स तो देखो बहुत फैले हुए हैं, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में, स्लोवेनिया में, यहाँ पे मतलब बहुत बड़े एरिया में एल्प्स हैं। तो फ्रांस में भी हमें एल्प्स देखने को मिलते हैं। फिर हमें उसके ऊपर हम जाते हैं तो देखने को मिलती है जूरा माउंटेन रेंज, और उसके भी ऊपर जाते हैं तो हमें देखने को मिलती है वोस्जेस माउंटेन, ठीक है? और ये वोस्जेस थे, जो कि आपको 24 में पूछे गए थे, और यहाँ पे ऐसा बताया गया था कि ये सेंट्रल एशिया में आते हैं, नहीं, ये फ्रांस में आता है, ठीक है? और एकदम बीच में यहाँ पे क्या पड़ता है, तो वही सेंट्रल मसीफ पड़ता है। ओके, तो ये सारे के सारे फ्रांस के माउंटेन रेंजेस हो गए। चलिए, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ छूट जाता हो तो यस, यहाँ पे भाई लेफ्ट हैंड साइड बाजू मतलब वेस्टर्न बाजू यहाँ पे बे ऑफ बिस्केट पड़ता है। फिर उस पूर इसके इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है? फिर वही नीचे मेडिटेरेनियन सी है, देख लिया हमने, और उसके ऊपर नॉर्थ सी है, ये भी हमने देख लिया। और इवन ये नॉर्थ सी है ना, ये भी क्वेश्चन था PYQ में, 24 में ही। और इसकी रिवर कौन-कौन सी है, तो भाई साइन रिवर है और लॉयर रिवर है। ओके, चलिए अभी आगे कवर करते हैं आज की हमारी न्यूज़। सबसे पहले भाई न्यूज़ आया हुआ है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने बोला है माइग्रेशन के ऊपर रिपोर्ट दी है। ओके, रिपोर्ट का टाइटल क्या है? 400 मिलियन ड्रीम्स। उन्होंने बताया कि जो माइग्रेशन की पैटर्न चल रही है ना इंडिया के ऊपर, उसमें थोड़े से चेंजेस आए हुए हैं, दैट्स इट। माइग्रेशन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, तो इंटरनल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? इंटरनल माइग्रेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपको, जो इंटरनली हो रहा है, कंट्री के अंदर-अंदर ही जो हो रहा है, उसको हम इंटरनल माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब कि विद इन अ कंट्री बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहा है। क्यों जाता है आप खुद सोचिए। 2 चीज़ें हो सकती है, या तो पुश फैक्टर हो या फिर पुल फैक्टर हो। पुश फैक्टर मतलब उनको ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, उनको धक्के से जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कम है, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ चुका है, या फिर एजुकेशन नहीं है और हेल्थ केयर नहीं है। ये सब चीज़ें होंगी तो हम डेफ़िनेटली जगह बदल लेंगे कि भई चलो दूसरी जगह चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और पुल फैक्टर होता है, मतलब कि आपको अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि दूसरी जगह पे इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी आपको अगर ज़्यादा मिलती है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो, पीस और स्टेबिलिटी हो, तो हमें ये सब देखने को मिलता है कि पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। और हाँ, सबसे पहले हम ये कर क्यों रहे हैं, क्यों ज़रूरी है? तो ऑलरेडी यूपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया है कि भई इंडिया जैसी कंट्रीज़ में हमें क्यों ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिल रहा है? मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमें क्यों माइग्रेंट्स देखने को मिल रहा है कि वो स्मॉलर टाउन से सिटीज़ की ओर जा रहे हैं, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 20 दिसंबर की वीडियो में, आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। इसलिए जो माइग्रेशन टॉपिक है वो अगेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यू रिपीट करता है, उसकी थीम रिपीट करता है, ठीक है? अभी रिपोर्ट के ऊपर फाइंडिंग्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि जो डोमेस्टिक माइग्रेशन था, वो हमारा रिड्यूस हो गया है बाय एवरेज 12% जितना। ये माइग्रेशन जो हमारा पहले था वो 38% जितना था, अभी वो रिड्यूस होके एस्टिमेटेड है कि 29% जितना है। पहले 40 करोड़ थे, अभी 45 करोड़, सॉरी, पहले 45 करोड़ थे, अभी 40 करोड़ जितना हो गया है। माइग्रेशन के डायनामिक्स क्या है, तो भाई शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन प्रीडोमिनेंट, मतलब बाजू-बाजू में शॉर्ट डिस्टेंस में हो रहा है। मेजरली ये कहाँ पे देखने को मिलता है, जो अर्बन एरियाज़ है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, उनके आजू-बाजू के रीजन में जो रहते हैं वो ज़्यादातर माइग्रेट करते होते हैं अपनी जॉब की वजह से। फेमस माइग्रेशन के रूट कौन से हैं, तो यूपी, दिल्ली,
गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली। ठीक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ? तो वेस्ट बंगाल में, ये सब काम करनी है। डिक्रीज़ कहाँ पे हुआ? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब काम करनी है। ठीक है, हटाइए। ध्यान क्या रखना है? क्या हर जगह पे सेम ट्रेंड देखने को मिला है? तो नहीं, सेम ट्रेंड नहीं है। ठीक है, ऐसा बोले कि थ्रू आउट द इंडिया ये हमें बढ़ गया है, नहीं, नहीं बढ़ा हुआ है। रीज़न्स क्या है? तो भई इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकलाइज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। इनकी वजह से अभी माइग्रेशन में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको अगर ये देखो इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब होता है तो सबसे पहले क्या होगा, तो जो आपके पुश फैक्टर है ना वो कम हो जाएंगे। और लोकलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ अगेन ये क्या हो रहा है, तो जो आपके पुश फैक्टर है वो कम हो जाएंगे और एज वेल एज पुल फैक्टर भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको खींच क्या रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ खींच रही थी ना, वो तो आपकी यहाँ पे ही मिल गई। तो आपके पुश और फुल फैक्टर दोनों कम हो गए। हमने क्या-क्या स्टेप ले रखे हैं डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए, तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्क्समेंट एक्ट 1979 हम लेके आए हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अगेंस्ट बात करता है, मतलब कि उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाए, अगेन आपको इनके बारे में तो पता ही है, फ्री में आपको हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करता है। फिर वन नेशन वेल्थ वन राशन कार्ड स्कीम लेके आए, ये स्पेशली कोविड के दौरान जरूरत पड़ी थी, कि आपके पास इवन वेस्ट बंगाल का भी राशन कार्ड है, बट आप अगर गुजरात के अंदर काम कर रहे हो तो वो राशन कार्ड दिखाइए और यहाँ से अपना राशन लेके जाइए। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। हाँ निया, ये क्वेश्चन आपने अगर नहीं देखा ना तो 20 दिसंबर का वीडियो जरूर देख लेना, आपको पता चलेगा कि कैसे हमने लिखा हुआ है और कैसे प्रॉपर तरीके से आपको आंसर को एड्रेस करना है, क्योंकि बहुत सारे आंसर है उन्होंने, मैंने देखा था बहुत खराब तरीके से लिखा हुआ था, तो एक बार देख लेना, जल्दी से ही देख लेना, आपको काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर भी महाराष्ट्र ने पास किया है महाराष्ट्र प्रिजन एंड करेक्शन सर्विस बिल। ओके, सबसे पहले प्रिजन के ऊपर यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। और जो ये बिल है ना, वो मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अभी देख लेते हैं सबसे पहले तो प्रिजन का क्या सिस्टम इंडिया के अंदर चल रहा है। तो प्रिजन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, तो प्रिजन एक्ट 1894 से गवर्न होता है। और जो स्टेट है वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैनुअल बनाते हैं और डिसाइड करते हैं, हाँ भाई इस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो एक्ट चल रहा है पूरे इंडिया में क्या है, तो मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 चल रहा है, कि इनके बेस के ऊपर से आपको जो भी अपने स्टेट में चेंजेस लाने हैं ना वो ला दीजिए, चलेगा, ठीक है। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, तो ऑलरेडी 2021 में 2023 में पीवाईक्यू आ चुका है और फिर 2021 में भी आ चुका है। 23 में जो आया रखा है वो हमने नीचे दिया हुआ है आपको, वो क्वेश्चन दिया हुआ है कल के लिए, तो वो तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट 21 में जो आया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले फीचर्स क्या क्या थे मॉडल प्रिजन एक्ट के, उधर से ही हमारा आता है पीवाईक्यू भी, कि भाई स्पेशलाइज जेल बनानी है, कि एक तो भाई जिधर हाई सिक्योरिटी है, दूसरी ओपन है या फिर सेमी ओपन है, वैसी जेल बनाइए। लीगल एड प्रोवाइड कीजिए और इंसेंटिव प्रोवाइड कीजिए, जैसे कि पैरोल और फरलो। और इस पैरोल से ही 21 में क्वेश्चन आ चुका है। पैरोल आपकी क्या होती है भाई, तो छोटे से ड्यूरेशन के लिए कोई काम है तो आपको प्रिजनर जो भी है उसको छोड़ते हो तो वो पैरोल होती है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या था हमारा इसके ऊपर से, कि भाई प्रिजनर्स मेक आउट सफिशिएंट केस, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड इन सच अ प्रिजनर्स बिकॉज पैरोल सॉरी इट मतलब पैरोल बिकम्स मैटर ऑफ हिज और हर राइट। तो पैरोल कभी भी राइट नहीं होती है, ठीक है। ये आपका कोई फंडामेंटल राइट या फिर ये वो राइट नहीं है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, दो ही दो, तो राइट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा क्या था, कि स्टेट गवर्नमेंट हैव ऑन प्रिजन रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, यस, कि ये स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो स्टेट डिसाइड करेगी हमें हमें कैसे रिलीज करना, कब रिलीज करना। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर था वो क्या था, ओनली टू आंसर था। याद रखना, पैरोल राइट नहीं होती है और उसको गवर्न कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करता है अपने अकॉर्डिंग। ओके, फिर आगे के फीचर भाई रिहेबिलिटेशन की भी बात की है, कि जो बंदा अगर प्रिजन के अंदर है उसकी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट कीजिए। फिर इंक्लूसिव अकोमोडेशन कीजिए, कि वहाँ पे वुमन के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, सबके लिए सेपरेट फैसिलिटीज होनी जरूरी है। ओके, नीड क्यों है भाई प्रिजन को, तो भाई रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई एक नया प्रिजन का रूल बनाइए, तो उसके ऊपर से ही फिर हमने बनाया हुआ है। फिर राइज इन प्रिजन ऑक्यूपेंसी, अभी के लिए 5.373 लाख जितने प्रिजनर्स अंदर है, और ये ना जितने भी है ना वो अराउंड 130% जितने हैं, मतलब कि 100 की कैपेसिटी और भरे हुए हैं 130 लोग, 130%। और उसमें भी जितने भी प्रिजनर्स हैं
उसमें से 75% जितने अंडर ट्रायल है, मतलब कि अभी तक साबित नहीं हुआ है कि ये दोषी है या नहीं है, उनके ऊपर बस केस चल रहा है। फिर जो प्रिजन के सेल हैं वो खराब हो चुके हैं, एकदम ही बकवास, सैनिटेशन नहीं है, मेडिकल केयर नहीं है। फिर वे प्रिजनर्स जो होते हैं उनका खुद हैरेसमेंट होता रहता है। कोई वुमन और ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स होते हैं, उनका तो सेक्सुअल हैरेसमेंट्स भी होता है। कई बार जो उधर पुलिस होते हैं वो खुद करते हैं, या फिर कई बार दूसरे कैदी होते हैं वो करते हैं। फिर सैनिटेशन नहीं है तो बहुत सारी उनको बीमारियाँ होती रहती है। बीमारियाँ होती हैं, ऊपर से मेडिकल केयर है वो एडिक्वेट नहीं होती है। ये सभी भी है, अगर समझ लीजिए सब कुछ है, सब ठीक है, तो भई आपको फंड प्रोवाइड नहीं हो रहा है ठीक से, तो मतलब प्रिज़नर्स की हालत बहुत खराब है। एक बार बंदा जेल में गया तो उसके सारे के सारे ह्यूमन राइट्स धरे के धरे रह जाते हैं। इसीलिए हमने कुछ मेजर्स लिए हुए हैं, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है कि कोई भी ट्रायल को आपको छोड़ना है तो जल्दी से जल्दी छोड़ना है, ठीक है? ऑनलाइन ही आप उसको मैं कागज़ भेज दूँगा, आप उसी के बेस पे छोड़ दीजिए, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसा। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया है जो कि प्रिजनर्स के राइट को प्रोटेक्ट करे। फिर मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 बनाया हुआ है, जो कि प्रिजनर्स एज़ वेल एज़ जो अंडर ट्रायल होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और एट लास्ट जस्टिस कृष्ण अय्यर कमिटी की रिपोर्ट आई थी 1987 में, जो कि जो वुमन की कंडीशन होती है प्रिजनर्स के ऊपर, उनको स्टडी की थी और रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है? अभी आपको इसमें से यूज़ क्या करना है? देखो, याद तो आपको सारे के सारे रखने हैं। इनिशिएटिव याद करना बहुत ज़रूरी है, और ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा इसके नीचे वाला याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ़ इधर ही नहीं, दूसरी जगह पे भी ये काम आएगा, इसलिए याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ कि 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अभी-अभी हुई थी जैसलमेर में, उसको देखते हैं। अभी सबसे पहले तो जीएसटी काउंसिल है क्या? ठीक है? तो जीएसटी काउंसिल को जानने से पहले आपको जीएसटी पता होना चाहिए। जीएसटी क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। उम्मीद करता हूँ आपको वो तो पता ही होगा, ठीक है? अभी किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा, वो सब डिसाइड कौन करेगा? तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन से आर्टिकल के अंदर इसको रखा गया है? तो आर्टिकल 279 क्लॉज़ ए। कब ये लाया गया था? तो 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में इसे बनाया गया था। इसके अंदर कंपोज़िशन क्या है? कौन-कौन होता है? तो वही जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं। फिर इसके अंदर दूसरे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनके मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है? जो कि मिनिस्टर इन स्टेट हो। फिर जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्टेट के, वो भी इनके मेंबर होते हैं, और जो अदर मिनिस्टर इन चार्ज हो, वो भी इनके मेंबर हो सकते हैं। याद आपको क्या रखना है? फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर के इसके चेयर हैं, और सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इनके मेंबर होते हैं। जो भी डिसीजन लेना होगा वो डिसीजन कैसे ले पाएंगे? तो 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब कि 75% जितनी मेजोरिटी चाहिए। और वेटेज कितना है? तो सेंटर का 1/3 जितना वेटेज है, और स्टेट का 2/3 जितना वेटेज है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जीएसटी में स्टेट को ज्यादा हमने इंपॉर्टेंस दी हुई है। ओके, अभी देख लेते हैं जीएसटी काउंसिल ने क्या-क्या इस बार बोला है। जो मीटिंग की उसमें बोला कि भाई जीन थेरेपी जो चल रही है, जीन थेरेपी मैंने आपको बताया हुआ है, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है। फिर कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। फिर हमने रिड्यूस कर दिया है जीएसटी इन फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स। फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स क्या होता है कि भाई राइस ही है, उसमें हमने फोर्टिफिकेशन किया हुआ है, मतलब कि उसका जो न्यूट्रिशन कंटेंट होता है ना, उसको हमने बढ़ा दिया है। हम डस्टिंग कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं, किसी भी करके न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ा देते हैं, दैट्स इट। मतलब राइस के में एक्स्ट्रा हम कोई न्यूट्रिशन डाल दिए, विटामिन्स डाल दिए, दैट्स इट। फिर दूसरा हमने क्या लिया? जो पेपर होता है, वेदर इट इज ग्रीन और ड्राइड, और जो रेजिन होते हैं, उसके ऊपर से हमने जीएसटी हटा दिया है इफ वो एग्रीकल्चरिस्ट है, वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है? फिर जो पॉपकॉर्न होता है ना, उसके ऊपर हमने जीएसटी डाल दिया है, बट कौन से पॉपकॉर्न? तो कैरेमल वाले पॉपकॉर्न, क्योंकि एज पर फाइनेंस मिनिस्टर आप उनकी स्पीच देखोगे तो वो ऐसा बोल रहे थे कि जो कैरेमल पॉपकॉर्न है वो अमीर लोग खाते हैं, तो अमीर लोगों के लिए ये 18% जीएसटी ठीक है, लगा दीजिए। नॉर्मल पॉपकॉर्न के ऊपर नहीं है, ठीक है? कैरेमल पॉपकॉर्न के ऊपर है। ओके, अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो यूपीएससी ने ऑलरेडी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। और ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि देखो यहाँ पे पूछा क्या गया था, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कि भाई ऊपर दिए गए कौन से प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है जीएसटी के अंदर? अभी देखिए, सीरियल ग्रेन्स होते हैं, उसके ऊपर नहीं लगता है, तो ये हट गया। मतलब कि हाँ भाई ये एग्जेम्प्टेड है, हट गया, मतलब ये एग्जेम्प्टेड है। और ये आप थोड़ा गेस भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया,
रेजिन और पेपर अगर एग्रीकल्चरिस्ट बनाता है तो उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। तो जो सीरियल ग्रेन है वो भी कौन बनाता है? एग्रीकल्चरिस्ट बनाता है ना, तो उसके ऊपर हम नहीं लगा रहे हैं। फिर चिकन एग कुक्ड है, कुक्ड क्या कभी भी आपने कोई लारी गल्ला होता है वहां पे एग मिल रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगता देखा है? नहीं लगता है, राइट? तो अगेन इसके ऊपर भी नहीं लगता है। फिर है फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, मतलब कायदे से फिश को प्रोसेस किया गया फिर उसको पैक करके किसी कैन में बेचा जा रहा है। अभी आप खुद सोचिए ये चीज अगर कैंड होके बेचा जा रहा है तो कहाँ पे बिकेगी? कोई मॉल में बिकने वाली है या फिर कोई शॉप में बिकने वाली है। और मॉल और शॉप में अगर चीज बिकने वाली है तो उसके ऊपर टैक्स तो होगा ही ना। तो डेफिनेटली ये जो जी फिश और कैंड फिश होती है उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, और ये आपको थोड़ा-सा ना कॉमन सेंस से भी सोचना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो उधर लिखा होगा आपने पढ़ा हुआ होगा। तो कॉमन सेंस से सोचना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिंकेज करवाया। फिर बोला है न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटीरियल। अब खुद सोचिए न्यूज़पेपर के ऊपर अगर जीएसटी लगा दिया तो कौन न्यूज़पेपर पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा, राइट? तो जीएसटी के ऊपर न्यूज़पेपर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। हालाँकि एडवर्टाइज़ के ऊपर लगता है, हाँ। अगर मुझे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट डालनी है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बट न्यूज़पेपर के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है? एडवर्टाइज़्ड हो या ना हो न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं लगेगा। तो इसमें आंसर क्या हो गया जाएगा? किन-किन के ऊपर एग्जेम्प्टेड है? तो ये 3 के ऊपर एग्जेम्प्टेड है, 1, 2 एंड 3 के ऊपर। क्योंकि ये जो है बीच वाला उसमें जीएसटी लगता है। जी ठीक है? जीएसटी इम्प्लीमेंट। चलिए, अभी आगे देखते हैं, ठीक है? कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट कल्चर ने नोटिफाइड किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ड्राफ्ट। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार इससे क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। पूछा यही गया था कि कौन सा सॉलिड वेस्ट की भाई अथॉरिटी के अंदर आता है, उनके काम है ये। सबसे पहले तो भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? तो कोई भी वेस्ट को कंट्रोल जहां से जनरेट हो रहा है वह सॉरी कोई भी वेस्ट जो है उसको जनरेट, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल कुछ भी कर रहा हूँ उन सबको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। ये जो रूल्स है इसमें हमने क्या-क्या बोला हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल में कि कोई भी जनरेटर है मतलब कोई वो खुद वेस्ट को जनरेट कर रहा है, तो वो उसी की ज़िम्मेदारी होगी वो अपनी ही साइट के ऊपर उस वेस्ट को डिस्पोज़ भी कर दे, ठीक है? और ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग है? तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। फिर कोई बल्क में वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो वो उसकी ही ज़िम्मेदारी होगी तो उसको हटाए और उसके बदले जो लोकल बॉडी होगी वो एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पांसिबिलिटी सर्टिफिकेट भी उसे प्रोवाइड करेगी। फिर कोई भी वेस्ट है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 1500 से ज़्यादा है, तो आपको ऐसे ही उसको लैंडफिल में डिस्पोज़ नहीं करना है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? मतलब उसको जला के आपको कितना हीट या फिर एनर्जी मिल सकती है। तो जिसकी भी भई 1500 से ज़्यादा है, उसको आपको ऐसे ही डिस्पोज़ नहीं करना है। फिर सीपीसीबी ने एस्टैब्लिश किया है सेंट्रलाइज़्ड ऑनलाइन सिस्टम कि यहाँ से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आप अपना एनुअल रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, ठीक है? और फिर प्रिवेंट करना है हमें लोकल बॉडी को लोकल बॉडी से कि वो वेस्ट को बर्न ना करे। और अगर कोई करता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी आप पेनल्टी लगाइए ताकि वेस्ट ऐसे ही बर्न ना हो और ऐसे ही ना जलता रहे और हमारे एनवायरनमेंट को खराब ना करे। चैलेंजेस क्या-क्या है? तो भई हमारे पास प्रॉपर एब्सेंस है कलेक्शन की एंड सेग्रीगेशन की, आप खुद देख रहे होंगे। देखो, ये ना मैं आपको चीज़ लिंक करवाता हूँ यहाँ से। आपको पता है आपके यहाँ से वो गाड़ी निकलती है, स्वच्छ भारत का इरादा और कचरे-वचरे कलेक्ट करती है। बट आपने एक चीज़ नोट की है, वो सारा का सारा कचरा होता है, वो कलेक्ट कौन कर रहा होता है? उस गाड़ी के अंदर कोई शख्स बैठा होता है, आप उसे कचरा दोगे वो उधर डालेगा। वो आप जब गाड़ी के पास जाते हो ना, गाड़ी बहुत ही बदबू मार रही होती है और जो वो शख्स है वो गाड़ी के अंदर पूरा का पूरा उधर ही बैठा हुआ है। तो आपको नहीं लगता है जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग को हमने बैन कर दिया क्योंकि उससे गैसेस के थ्रू उनके भई बैक्टीरिया से लोगों की डेथ जो हो जा रही थी या फिर बहुत हेल्थ इम्पैक्ट होते थे। तो ये जो शख्स गाड़ी के अंदर बैठ रहा है, उसको भी हेल्थ इम्पैक्ट हो सकते हैं। ऊपर से दूसरा ये एक पॉइंट एक फ़ेसेट हो गया, ठीक है? दूसरा फ़ेसेट क्या है, ऊपर से जो हम कचरा डाल रहे हैं, क्या वो सेग्रीगेट हो रहा है? आपको लग रहा है कि वो सेग्रीगेट? डेफ़िनिटली नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारा जो कचरा होता है बाल्टी के अंदर या जो भी आपने चीज़ रखी हुई है, वही एफएज़ेड होता है। इसके अंदर भी सूखा कचरा भी है, गीला कचरा भी है। अगर ऐसा ऑलरेडी है तो जो अंदर जाके आप गाड़ी में डालोगे वो भी सेग्रीगेशन हाल्ट हो जाएगा। कोशिश ज़रूर करते हैं ये लोग सेग्रीगेट करने की बट कर नहीं पाते हैं, ठीक है? और डेफ़िनेटली प्रॉपर तो कलेक्शन ही नहीं होता है, हर जगह क्या वो गाड़ी भी नहीं जाती है ना,
इसीलिए तो हमारे पूरे इंडिया में इतना हमें कचरा देखने को मिलता है। वी शुड लर्न फ्रॉम इंदौर कि कैसे हमें कचरे को मैनेज करना चाहिए। चलिए, तो ये 2 पॉइंट हो गए, ये आप ध्यान रखना कि अगर आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो तो कर लेना। फिर भाई डिस्क्रिमिनेटरी डंपिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है कि भाई हमें पता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का क्या करना, मतलब कोई मोबाइल फ़ोन मेमोरी कार्ड ऐसा कुछ भी है। फिर वही कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो जाती है, वो हमारे पास पैसे नहीं है। और हमने क्या-क्या भाई इनिशिएटिव लेके रखे हैं, तो भाई ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2024, फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2044 24, फिर स्वच्छ भारत अभियान अर्बन एज़ वेल एज़ रूरल, फिर वही वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम कि इसमें हम बायोगैस, बायो सीएनजी बनाते हैं। और ये भी क्यों ज़रूरी है टॉपिक तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो 2018 में पूछा गया था, तो ये ज़रूरी है और मैंने शायद क्वेश्चन भी आपको आज के लिए यही दिया हुआ है, तो देख लेना, ठीक है? चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी स्क्रैप किया है नो डिटेंशन कि भई लोगों को फेल नहीं करना है, जो भी 5 से 8 साल के 8 क्लास में पढ़ रहा है, उसको आप फेल नहीं करोगे। और ये किसके अंदर हमने डाला है, तो भई राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट रूल 2024 ओके। अब ये न्यू पॉलिसी में क्या बोला है कि कोई फेल हो रहा है तो उसको आप मतलब फेल नहीं करोगे और ऊपर से 2 महीने बाद उसको मतलब फेल तो होगा बट 2 महीने बाद उसको वापस से चांस दिया जाएगा एग्जामिनेशन का। मतलब उसका एक पूरा का पूरा साल ना बिगड़े और ना ही आप ऐसे स्टूडेंट को अपनी स्कूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। सबसे पहले आर्गुमेंट देख लेते हैं डिटेंशन की। कि भई अगर आप नहीं निकालोगे तो क्या होगा? आगे जाके वो फेल होगा। जैसे 10th और 12th में वो फेल होने वाला है क्योंकि वो तो बोर्ड्स है, तो वहाँ पे फेल का रेशियो बढ़ जाता है। ऑलरेडी ये मोर देन 65 लाख तो है और साथ ही साथ ये स्टूडेंट के अंदर भी मोटिवेशन नहीं लेके आएगा। स्टूडेंट को अगर पता है कि यार फेल हो गया तो कोई नहीं, 2 महीने बाद वापस दे दूँगा, तो उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, ना ही कोई प्रेशर रहेगा। और टीचर की जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको भी ये कम कर देगा क्योंकि होगा क्या? टीचर भी सीरियसली नहीं लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? 2 महीने बाद तो फिर से एग्ज़ाम है, तब देख लिया जाएगा। और ये एक्चुअली होता है। आप खुद सोचिए, कोई भी शख्स कितना भी होशियार हो, अगर वो कॉलेज में आता है ना, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको बैक आएगी, 80 की 80 आएगी। बट क्या स्कूल में आती है? क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपको पता है फिर से आपको अगर ट्राई नहीं देने को मिल रहा है, जबकि कॉलेज में देने को मिल रहा है। फिर आर्गुमेंट है कि नो डिटेंशन, इससे क्या होगा? ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाएँगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्थ इम्पैक्ट बढ़ सकते हैं, मेंटल इश्यूज़ बढ़ सकते हैं, ये तो हमें देखने को मिल रहा है आजकल। ठीक है, इसके लिए तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप लिख सकते हैं। बैकग्राउंड क्या है? तो हमने ऑलरेडी नो डिटेंशन पॉलिसी लाई हुई है अंडर आरटीई एक्ट 2009। अब ये ताकि हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो जाए। आरटीई एक्ट 2009 के अंदर क्या देखो ड्रॉप आउट रेट ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ मतलब कम करना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए कि कोई लड़की है, बहुत दूर गाँव में रहती है और उनको बहुत मेहनत मशक्कत से पढ़ाया जा रहा था और वो 8th क्लास में थी। अभी 8th क्लास में गलती से वो बीमार-बीमार पड़ गई, पढ़ नहीं पाई और वो फेल हो गई। अभी माँ-बाप ने क्या बोला कि यार तू पढ़ तो नहीं पा रही है, अब तू पढ़ाई छोड़ दे। और होगा ना ऐसा कि भई आपका रिज़ल्ट फेल आएगा तो घरवाले बोलेंगे कि भई पढ़ाई छोड़ दे, वैसे ही आपको नहीं पढ़ाया जा रहा था। तो इससे क्या हुआ ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया। पॉसिबल था अगर हम उनको पास कर देते तो वो कभी स्कूल छोड़ती नहीं और आगे जाके पढ़ती। इसलिए डिटेंशन करना या नहीं करना ये थोड़ी सोचने वाली बात है। ओके। अभी आरटीआई एक्ट 2009 क्या बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना है आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बुलाया हुआ है और फ्री एजुकेशन देने के ये सब मैनेजमेंट कौन करेगा तो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज को मैनेज करेगी। चलिए आगे देखते हैं हमारी न्यूज़ और ये भी भाई पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। 2018 में पूछा गया था कि हम ना 2 सिस्टम बनाए हुए हैं फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट को देखने के लिए मतलब कहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर लग रही है। ये भी किसके अंदर ही आया है तो हमारा इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर ही आया हुआ है। सिस्टम का नाम क्या है तो वही मोदीज़ एनएसएनपीपी वीआईआरआरएस। दोनों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मतलब उनके जो नाम है ऐसे ही याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फुल फॉर्म चलेगा। तो ऐसी जो हॉटस्पॉट है कितनी फाइंड की है तो भाई मोदीज़ ने अप्रॉक्सिमेटली तो 29,000 जितनी और भाई जो बड़ा-सा अपना ये एसएनपीपी सेंसर है उसने कितनी की है तो 2.2 लाख जितनी। कहाँ पे इनमें इंसिडेंसेस ज़्यादा देखने को मिलती हैं फॉरेस्ट फायर के तो भाई उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ने राइज़ में सबसे ज़्यादा राइज़ किया है कि हाँ भाई यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जबकि गोवा में और कर्नाटका में हमें स्टीप डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि एकदम कम हो गए। देखो फॉरेस्ट फायर इसका इम्पैक्ट क्या होता है तो भाई एक तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होंगे ना जैसे कि पीएम 2.5 है, पीएम 10 है, सल्फर है, CO2 है।
फिर इसके थ्रू फर्दर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका फॉरेस्ट फायर की वजह से फॉरेस्ट तो जा ही रहा है, उधर जो स्पीशीज रहेगी उसका भी घर चला गया, कई बार स्पीशीज खुद जल भी जाती है, और इसके थ्रू पूरी की पूरी जो आपकी फूड चेन है वो खराब हो जाएगी। फिर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो भाई डेथ हो सकती है, ऑफ कोर्स ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ की प्रीमेच्योर डेथ, और एडवर्सी हो सकती है रूरल लिवलीहुड्स में और नेशनल इकोनॉमी में। अभी ये कैसे हो सकता है, अगेन इसका भी एग्जांपल दूं, समझ लीजिए कि मैं सोफा की कंपनी बना रहा था, फॉरेस्ट ही जल गया तो मेरे पास वुड ही नहीं है, तो कैसे बनाऊंगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। इकोनॉमी में फर्क पड़ता है फॉरेस्ट के जलने से। इनिशिएटिव क्या क्या हमने ले रखे हैं, तो भाई वन अग्नि जियो पोर्टल हमने बनाया हुआ है बाई एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि फॉरेस्ट फायर को ही इंफॉर्मेशन देता है और मैनेज करता है। फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 लाया है, जो कि अगेन फॉरेस्ट फायर को कम करता है, और इसमें से ना कायदे से हम टाइम बाय टाइम फॉरेस्ट फायर लगाते हैं। अ, लगाते क्या है, जो लगाता है उसको रोकते हैं कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट किया है बाई जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी एंड इको डेवलपमेंट कमेटी, क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन रहती है उनको ये इस बात का अंदाजा होता है। चलिए, अभी ना हम शॉर्ट न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहली न्यूज है हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने रिसेंटली इंडिया के साथ साइन किया है 500 मिलियन लोन का एग्रीमेंट। ओके, ये जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये जब बनी तब इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। इसका मेन मेन मोटो क्या है, तो जो उसके मेंबर मेंबर है उसको लोन्स देना, ग्रांट देना फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी देखो, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक तो है, साथ ही साथ ऐसी दूसरी भी बैंक है जो ओवरलैप हो जाती है एक दूसरे के साथ दिमाग में। एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का भाई हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो शंघाई चाइना में है। और ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है पीवाईक्यू के अंदर, न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया भाई किसने था, तो इसको बनाया था ब्रिक्स मेंबर्स ने। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि भाई न्यू डेवलपमेंट को किसी इसने बनाया है, तो वो गलत बात थी, उसने नहीं बनाया। फिर उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो शंघाई में है। फिर ऐसी एक और बैंक है जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका अगेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग के अंदर है। बीजिंग कहाँ, तो चाइना के अंदर। और इसका ना क्या काम है, तो अगेन नाम जो है ना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो ये वही काम करता है, ठीक है। तीनों आपको याद रहेंगे। एडीबी का फिलीपींस में है मनीला, और इनका बीजीएन शंघाई में। फिर हमारा न्यूज में है पेंगोलिन। पेंगोलिन देखो 21 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले पहले चलो पेंगोलिन की बात कर लेते हैं। तो ये ओनली मैमल है जो कि होली कवर्ड रहता है स्केल्स से। ये आपने ऑलरेडी कार्टून में भी देखा होगा, अगर आप कार्टून देखते होते तो आपको ये पता होता, मुझे तो पता ही है भाई। जब इनके ऊपर हमला होता है ना, पूरे देखो ये इनका इनका स्केल्स ना थोड़े हार्ड होते हैं, जैसे कछुए के होते हैं ना, इनके उतने तो हार्ड नहीं, बट इनके भी हार्ड होते हैं। कोई इनके ऊपर हमला करता है ना, तो ये पूरे अपने आप को कवर कर लेते हैं अपने स्केल्स से, तो कोई हमला नहीं कर पाता है। और ये क्या खाते हैं, तो इनकी ना जबान बहुत ही पतली और लंबी सी होते हैं। तो जो एंट होता है ना, एंट का हाउस, उसको ये कई बार खाते होते हैं, इसीलिए इनको एंट ईटर भी बोला जाता है। आपने ये कार्टून में देखा होगा, कार्टून में आता था ना, तो यही सब आता था। ओके, फिर कैरेक्टरिस्टिक, ये सॉलिटरी होते हैं, और ज्यादातर ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात को ज्यादा निकलते हैं। 3 टाइप के होते हैं, मैं हर बार बताता हूँ जब जब आता है। नॉक्टर्नल मतलब जो नाइट के दौरान एक्टिव हो, ठीक है। फिर होता है डायर्नल, जो कि डे के दौरान एक्टिव हो। फिर होता है क्रेपस्क्यूलर, ये हम स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, क्यूलर, जो कि कहाँ पे, न राइट न डे, बीच का जो एरिया होता है, बीच का जो टाइम, मतलब कि इवनिंग हो सकता है, या फिर सनराइज और सनसेट का टाइम हो सकता है। सनराइज, सनसेट, उसके दौरान जो एनिमल एक्टिव है उसको हम बोलेंगे क्रेपस्क्यूलर, ठीक है। ये 3 ही होते हैं मेनली, क्योंकि रात दिन शाम उससे ज्यादा क्या होता है। ओके, फिर इनकी बस टंग होती है, वो अपने आप मतलब पूरी बॉडी से भी बड़ी होती है, और ये टूथलेस होता है। टूथलेस है इसलिए तो चींटियों को भी खाना पड़ रहा है इनको। और इंडियन पेंगोलिन की बात करें तो भाई आउट ऑफ वन ऑफ द 8 स्पीशीज हमारे यहाँ पे भी देखने को मिलती है थ्रू आउट द कंट्री, हिमालयाज। और कहाँ पे नहीं है, तो एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। जो चाइनीज पेंगोलिन होता है वो कहाँ से रेंज करता है, तो असम एंड ईस्टर्न हिमालयाज में। दोनों में फर्क है, ठीक है। अभी आप ये में बोलना कि यार आपने बोला एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे तो असम में है। ये इंडियन पेंगोलिन है, ये चाइनीज पेंगोलिन है। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, तो भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में
अपेंडिक्स की साइट 1 में और IUCN ने इंडेंजर्ड। अभी हम PYQ देख लेते हैं। चलिए देखो क्या बोला था कि कौन सा ऐसा प्रेडिटर है जो कि रोल अप हो जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने बताया ना ये अपने आप को रोल कर लेता है, पूरा का पूरा रोल करके स्कैल्प ही दिखेंगे इसके आपको, ताकि उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाए। तो भाई एक पेंगोलिन तो सही हो गया भाई। फिर इसी के जैसा ना एक छोटा-सा होता है, चूहे से तो बड़ा-बड़ा पर छोटा-सा होता है हेजहॉग। ये भी अपने आप को ऐसे ही करता है, रोल अप कर लेता है कि ताकि वो खुद को बचा पाए। पर क्या मरमोथ ऐसा करता है? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3। आपको ना पता ना हो ना तो आप क्या करना पता है? एक बार देख लेना, ये गूगल पे सारे के फोटोज़ देख लेना, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? ऐसे क्या यूपीएससी उड़ा के कुछ कहीं पे भी क्वेश्चन पूछता है? नहीं, नहीं पूछता है ऐसे ही। ये एनसीईआरटी का पार्ट है। यूपीएससी एनसीईआरटी से हर साल ऑलमोस्ट हर साल 1-2 स्पीशीज़ को उठाती है और उससे क्वेश्चन पूछती है। जैसे कि ये एक पूछ लिया, ठीक है? फिर एक दूसरा पूछा हुआ था उन्होंने कि मार्सुपियल कौन होते हैं? मार्सुपियल। तो मार्सुपियल में भाई उधर नीचे ऑप्शंस दे रखे थे, ऑप्शंस तो अभी मुझे याद नहीं है, बट थे। और ये भी कहाँ से उठाया हुआ था? तो एनसीईआरटी से उठाया हुआ था। तो एक बार ना जो एनसीईआरटी में स्पीशीज़ दे रखी है, उसको आपको देख लेना चाहिए। लोग करते क्या है कि करंट की सारी स्पीशीज़ सब रट्टा मार के चले जाते हैं। बट यार पहले एनसीईआरटी कर लो, वो याद रह जाती है, फिर आप करंट की स्पीशीज़ को करना, ठीक है? चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ब्रू ट्राइब रिसेंटली जो गवर्नमेंट है त्रिपुरा, उन्होंने 900 करोड़ जितना स्पेंड किया है ब्रू ट्राइब के रीसेटलमेंट के लिए। ब्रू ट्राइब क्या है? तो भाई नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है ये, त्रिपुरा, मिजोरम, असम में पाई जाती है। इट इज़ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है? पीवीटीजी, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करके रखी है। आपको पता नहीं है पीवीटीजी क्या होता है तो आप 29 नवंबर का वीडियो देख लेना, वहाँ पे हमने बात की हुई है। ओके, सेटलमेंट इसकी यूजुअली हिली रेंज में होती है और ये बाम्बू के हाउस बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। स्पेशली ये जूम कल्टीवेशन करते हैं। और ये किस में बिलीव करते हैं? तो हिंदुइज्म में और एनिमिज्म में। हिंदुइज्म तो आपको पता ही है। एनिमिज्म क्या होता है? तो कोई भी झाड़, पेड़, पौधे, अपना कोई प्राणी है, एनिमल है, उन सब में ऐसा मानना कि इन सब में भी सोल है। ये सब एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है और उनको पूजना, देन इट इज एनिमिज्म, ठीक है? चलिए फिर बाजू में देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो रिसेंटली फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे वी सुब्रमण्यम, उनको एनएचआरसी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ओके, ह्यूमन राइट कमीशन का काम क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और कोई उनका वायलेशन हो रहा है तो उनके ऊपर आप कायदे से सुओ मोटो लेके काम कर सकते हो। अभी ना थोड़े दिनों पहले ही मैंने एक मूवी देखी थी, रजनीकांत की कुछ मूवी थी, वेट्टायन या फिर ऐसा कुछ करके। उनके अंदर अमिताभ जी भी है, अमिताभ बच्चन। वो जो बने हुए ना वो एनएचआरसी हेड बने हुए हैं मूवी के अंदर, एनएचआरसी के। तो आपको वो देखना है, मतलब मूवी कोई भी देख रहे हो, मूवी देखने को नहीं बोल रहा हूँ, बट वो आपको समझना है कि अच्छा यहाँ से ये ऐसे काम करता है, इसकी ये ड्यूटीज हो सकती हैं, इनको ये अपॉइंट करते हैं, इस तरीके से काम होता है, वो आप खुद समझ लेंगे, ठीक है? एक बार ऐसा कुछ आपने देख रहा है तो लिंक कर लेना है। ओके, एनएचआरसी न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों? क्योंकि इसको कोई एक्ट के थ्रू बनाया गया है। अगर कोई आर्टिकल होता है इनका कॉन्स्टिट्यूशन में तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन से एक्ट के थ्रू बनाया हुआ है? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में। इसको फिर अमेंड भी किया गया था, हालांकि वो मतलब नहीं हमारा। कंपोजिशन क्या है? तो भाई इसके अंदर एक लीडर होते हैं, फिर +5 इनके फुल टाइम मेंबर होते हैं और +7 इसके डीम मेंबर होते हैं। कितने टाइम के लिए चेयरपर्सन और मेंबर अपना होल्ड करते हैं ऑफिस को? तो 3 साल के लिए या फिर 70 ईयर्स के लिए, जो भी जल्दी खत्म हो रहा हो तब तक होल्ड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखो ये सब जो होता है ना, उसको एक अपने पेज में ले लो और ऐसा सब लिख दो। एक पेज भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, एक पेज में तो आपकी सारी की सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज आ जाएगी। लक्ष्मीकांत के अंदर दे रखी है, देख लेना। चलो फिर बिम्स्टेक की भाई मीटिंग हुई थी थाईलैंड के अंदर, इसलिए न्यूज में था। बिम्स्टेक को देख लेते हैं। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, कब ये बनाया गया था? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया था 1997 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बांग्लादेश ढाका के अंदर हेडक्वार्टर है। 7 मेंबर्स हैं जो भी ये बे ऑफ बंगाल के अंदर बाउंड्री बनाते हैं, वही है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड।
हमेशा ये इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो कंफ्यूज करने के लिए मालदीव्स को डाला हुआ होता है, फिर कई बार इंडोनेशिया को डाला हुआ था, तो ध्यान रखना ये 7 ही है, ठीक है। इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो बैंकॉक में, थाईलैंड में 2004 में। फिर है ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम। देखो नाम से पता चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन सिस्टम है। और कैसे सिस्टम है ये? तो ऑटोमेटिक एंड मशीन एडेड, मतलब ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेगी कि हमें इंसान बिंसान की कम जरूरत है, अपने आप ये मशीन काम कर लेगी। इसमें ये क्या क्या काम करेगी? तो भाई जो मतलब रोड बना रही है, ठीक है ये, तो वो देख लेगी कि कितना लंबा रोड है, कितना टाइम जा सकता है, मतलब इसकी थिकनेस कितनी रखनी पड़ेगी, और इतना रोड बनाना है तो हमें कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ये सब ये मशीन ही देख लेगी। और इसको हेल्प करने के लिए इसका साथी कौन होता है? तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जीपीएस बीपीएस इसके अंदर लगा होता है, वो इसका साथी होता है। ठीक है, इजी, इसमें कुछ खास नहीं है, इग्नोर कर सकते हो आप। ठीक है। फिर है एग्रो टेक्सटाइल। देखो टेक्सटाइल और एग्रो मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जो टेक्सटाइल यूज हो रही है, इट इज एग्रो टेक्सटाइल। तो देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल मटेरियल इन एग्रीकल्चर फील्ड। ये न्यूज में क्यों था भाई? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने रिसेंटली इनोग्रेट किया है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर एट नवसारी गुजरात, इसलिए न्यूज में था। ये किसके अंदर आता है, मतलब ये किसका पार्ट है? तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का ये पार्ट है। टाइप ऑफ एग्रो टेक्सटाइल कौन कौन सी हो सकती है भाई? वुवन हो सकती है, नॉन वुवन हो सकती है, नीटेड फैब्रिक हो सकता है, हॉर्टिकल्चर में यूज हो सकता है। फायदा क्या होगा? प्रोटेक्ट, कलेक्ट और स्टोरेज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। फिर है हमारा जेन कास्ट एआई। देखो नॉर्मल हमारे वेदर सिस्टम जो चलते होता है ना, वेदर रडार, सेम ये वैसा ही काम करेगा, बट कन्वेंशनल जो टर्म चलती है उसके अकॉर्डिंग नहीं, जबकि एआई का यूज करते हुए काम करेगा। और ये हमें फिर वेदर का डेटा बताएगा कि भाई अभी ये वेदर चल रहा है, पॉसिबल है कि ये हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो जेनकास्ट एआई का काम क्या है? तो वेदर फोरकास्टिंग करना। किसने इसको बनाया हुआ है? तो गूगल ने बनाया हुआ है, गूगल डीप माइंड एंड डीप माइंड। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ, आपके आज के क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका आज का क्वेश्चन है, अगेन दोनों के दोनों पीवाईक्यू है, तो कोशिश जरूर करना इसे अटेम्प्ट करने की। बाकी नहीं आता है तो हम इसको डेफिनेटली कल डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने डाले हुए थे ऊपर, उसको देख लेते हैं एक बार। कि भाई सबसे पहले क्या बोला था आरटी एक्ट के बारे में? कि भाई आरटी एक्ट ये बोलता है कि कोई भी टीचर की अगर अपॉइंटमेंट की जाती है तो उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन को ले डाउन करते हैं कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो लेट इट बी, इग्नोर करते हैं 2 सेकंड के लिए। फिर दूसरा बोला गया है आरटी एक्ट के अंदर ही कि प्राइमरी क्लासेस होते हैं कैंडिडेट या फिर कोई भी टीचर की एलिजिबिलिटी होती है, वो किसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे? तो हम सेट करेंगे एज पर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस। ओके, समझ लीजिए ये भी नहीं पता है तो इसको भी इग्नोर करते हैं। और एट लास्ट बोला गया है मोर देन 90% टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर अंडर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली। अभी देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, आपको नहीं आता है फिर भी आ जाएगा। किस तरीके से? यहाँ पे बोला क्या गया है कि मोर देन 90% जितनी स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है। आप खुद मुझे बताइए, आपके एरिया में जो भी स्कूल ज्यादातर है वो उसके मालिक कौन है? प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो 90% तो स्टेट गवर्नमेंट हो ही नहीं सकता है। ऊपर से 90% लिखा है, कोई आपको ईयर तो नहीं बताया है कि हम भाई 2021 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं या फिर 22 के कॉन्टेक्स्ट में। तो कोई टाइम नहीं बताया गया, ऐसे ही लिख दिया इतने परसेंटेज, तो ये चीज हो गई गलत। तो आपको पता चल गया एक स्टेटमेंट तो गलत है। और फिर दोनों में क्या बोला है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन और मिनिमम एलिजिबिलिटी, और दोनों की बॉडी अलग अलग, यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे नेशनल, तो दोनों में से एक तो गलत हो सकता है। तो फिर आप 50-50 लगाइए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आंसर सही था? तो ऊपर वाला भी गलत था और आंसर सही था ओनली 1। फिर ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 आए, उसमें से नीचे से कौन सी बात की गई है? ठीक है, सबसे पहला कि वे वेस्ट को 5 कैटेगरी में बनाया गया, गलत बात है। फिर रूल्स को एप्लीकेबल किया गया है अर्बन लोकल बॉडीज, टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। नहीं भाई, ओनली या नहीं, बहुत सारे जगह के लिए किया गया है, गलत बात। फिर यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है एग्जैक्ट इलाबरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफिल्स एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ये सही बात है। ये चलो आपको नहीं पता होगा, वैसे भी पुराना बात है, तो वी कैन इग्नोर इट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर कीजिएगा। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।